हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 11। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है बल और गति। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गति। हम अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुएं और जीवन धाराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हुए देखते हैं। हम एक मनुष्य को भागते हुए, एक बच्चे को कूदते हुए, एक पक्षी को उड़ते हुए, एक तैराक को छलांग लगाते हुए तथा एक कछुए को रेंगते हुए देखते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। छत पर लगा पंखा, दौड़ती हुई गाड़ी, घड़ी में सुइयां तथा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना आदि निर्जीव वस्तुओं की गतिशीलता का परिचालक है। ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ओके, यह दूसरी बात है कि कुछ वस्तुएं गति करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जब हमारी अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, इट मीन्स वो मूवमेंट करती है बट वो दिखती नहीं है। कुछ वस्तुएं स्थिर होती हैं, अर्थात वे गति नहीं करती, वे एक ही स्थान पर स्थिर रहती हैं। उदाहरण के लिए घर, मंदिर, पर्वत, सड़क आदि। ओके, यह कैसे जाना जाता है कि आप कैसे जान सकते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु आपकी मूवमेंट कर रही है अथवा नहीं। किसी वस्तु को उस स्थिति में गतिमान माना जाता है जब वह अपनी स्थिति में निरंतर परिवर्तन करती रहती है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है गति के प्रकार। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं। विभिन्न वस्तुओं की गति भिन्न भिन्न होती है, वे एक जैसी नहीं होती। सैनिकों का मार्च पास्ट एक सीधी रेखा में होता है। एक सीलिंग फैन की गति चक्रीय गति होती है, फैन जो है वो सर्कल करता है, राउंड में होता है। ठीक है, जबकि पेंडुलम जो है वो आपका यूजर इस तरह से होता है, राइट लेफ्ट होता है। ठीक है, गति के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट इज सरल रेखा में गति, दोलन गति, आवृत्ति गति, अनावृत्ति गति और घूर्णन गति। फर्स्ट वन इज सरल रेखा में गति, मतलब जो सीधी स्ट्रेट लाइन में आपकी मूवमेंट होता है। जिस गति में वस्तु के सभी कणों में सरल रेखा के अनुदिश परिवर्तन होता है उसे सरल रेखा में गति कहते हैं। ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, सीधी सड़क पर तेज चलती कार, बंदूक से छोड़ी गई गोली आदि सरल रेखा में गति के उदाहरण हैं। एक ट्रेन सामान्यतः सीधी ट्रक पर चलती है, जबकि ट्रक में परिवर्तन इसकी गति के प्रकार को परिवर्तित कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है दोलन गति। किसी वस्तु की अपनी मध्यम अवस्था के इर्द गिर्द गति दोलन अथवा कंपन गति कहलाती है। झूले की गति, मशीन पर कार्य करते समय दर्जी के पांव की गति, मोटर के इंजन में पिस्टन की गति, ढोल को डंडे से पीटने के बाद उसके पर्दे की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, सितार के खींचे हुए तार की गति आदि सभी दोलन या कंपन गति के उदाहरण होते हैं। ओके, थर्ड वन इज आवृत्ति। आवृत्ति गति क्या होती है? आवृत्ति गति वह गति होती है जिसके द्वारा कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का 365 दिनों में परिभ्रमण करना आवृत्ति गति का एक उदाहरण है। लगभग सभी दोलन गति आवृत्ति गति के उदाहरण होते हैं। आवृत्ति गति का अन्य उदाहरण है स्विंग की गति या पेंडुलम की गति। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय का स्पंद 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब जो हमारा हार्ट है वो पंपिंग करता है 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर। इसको भी आवृत्ति गति कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा अनावृत्ति गति। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर दोहराई नहीं जाती, अनावृत्ति गति कहलाती है। एक टाइम पीरियड के बाद उसका रिपीटेशन नहीं होता है, वो अनावृत्ति होती है, और जिसका होता है वो आपका आवृत्ति गति होती है। गति का प्रकार दोहराने वाला होता है लेकिन आवश्यक आवृत्ति नहीं होता है। आंखों का झपकना, भूकंप का आना, भुजाओं का घूमना आदि अनावृत्ति गति के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका घूर्णन गति। अब ये घूर्णन गति क्या है? वह गति जिसमें कोई वस्तु अपने अक्ष पर बिना अपनी स्थिर को परिवर्तित किए हुए गति करती है, घूर्णन गति कहलाती है। मतलब वो एक ही जगह रहती है और मूवमेंट करती है, वो आपके घूर्णन गति कहलाएगी। घड़ी के मिनट की सुई की गति घूर्णन गति का अच्छा उदाहरण है। इसमें सेकंड की सुई शुरुआत के बिंदु से समान दूरी पर होती है, लेकिन सुई पर प्रत्येक बिंदु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करता है।
तथा एक पूर्ण वृत्त बनाता है, कंप्लीट आपका रोटेशन बनाता है। घूर्णन गति का दूसरा उदाहरण है सीलिंग पंखे की गति, लट्टू की गति, चरखा कुम्हार के चक्र की गति आदि। पृथ्वी का परिभ्रमण भी घूर्णन गति है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाती है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो एक चारों तरफ घूमती है। ठीक है, एक निश्चित उसका रोटेशन होता है। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका चाल। गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चाल है इज इक्वल्स टू तय की गई गति अपॉन लिया गया समय, कि वो कितना टाइम ले रही है, ठीक है, और उसकी कितनी स्पीड है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ओके है। दो वस्तुओं की चाल का अंतर जानने के लिए आग्रही लिखित उदाहरण देखिए। माना बस 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इनमें से किस वाहन की चाल अधिक होती है? ठीक है, कौन सी की स्पीड ज़्यादा होगी? चाल जानने के लिए हमें प्रत्येक वाहन बस या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी के द्वारा लिए गए समय से विभाजित करना पड़ता है। ठीक है, कि वो कितना आप टाइम ले रहे हैं ओके, और कितनी वो दूरी तय कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे बस द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरी है 80/1, रेलगाड़ी द्वारा 120/1, मतलब 1 घंटे की पूछ रहे हैं। रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय गई गति तो 120/2 ओके। तो यह इस प्रकार स्पष्ट है कि बस की चाल रेलगाड़ी की चाल से अधिक होती है। जब किसी वस्तु की चाल एक सरल रेखा के अनुदिश स्थिर रहती है तब उसे समान गति कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी वस्तु की चाल स्थिर नहीं रहती तो उसे असमान गति कहती हैं। एक वो कंटिन्यूअस चल रहा है तो वो समान है, वो नहीं चल रहा तो वो असमान है। आप अब देखते हैं कि सड़क पर चलते समय आपकी चाल सदा एक सी नहीं रहती। कभी आप तेज चलते हैं तो कभी आपकी चाल धीमी हो जाती है। इस प्रकार गति के आधार पर आप समान दूरी तय करने में भिन्न भिन्न समय लेते हैं, अर्थात आपकी चाल भिन्न भिन्न समय पर भिन्न अर्थात असमान होती है। ठीक है, कभी आप तेज चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, तो उसमें आपकी स्पीड में जो है डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इज बल। अब बल क्या होता है? बल इज फोर्स ओके। जब बल लगाया जाता है तो गति होती है। जब हम गेंद को किक मारते हैं तो वह लुढ़कती है। जब कुएं से जल खींचते हैं तो रस्सी को खींचते हैं। इस प्रकार जब कार किसी यांत्रिक खराबी के कारण रुक जाती है तो लोग इस कार को धक्का देते हैं। यह धक्का या खींचना ही बल होता है जो इन वस्तुओं में गति पैदा करता है। किसी वस्तु पर दिया गया दबाव या खिंचाव बल कहलाता है ओके। अब है बल का मात्रा। बल का मात्रा क्या होता है? तो बल का एसआई जो मात्रा है वो न्यूटन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर सेंटीग्रेड त्वरण से प्राप्त होता है। बल का दूसरा मात्रक गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम बल है। 1 किलोग्राम बल वह बल है जिसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। ठीक है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू आपका अट्रैक्ट हो रहा है वो आपका बल होता है। बल का प्रभाव क्या होता है? एक घूमती वस्तु अनवरत रहेगी जब तक इस पर बल लगाकर इसे रोका ना जाए। कोई वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी जब तक इस पर संतुलित बल ना लगाया जाए। बल वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। ठीक है, जो साइज होता है वो भी चेंज हो जाता है अगर आप बल लगाते हैं। ठीक है ना, बल द्वारा दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। अतः बल निम्नलिखित परिवर्तन पर प्रभाव डालता है जब इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? बल किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में कर सकता है। एक स्थिर साइकिल में गति तब होती है जब इस पर पेंडल द्वारा बल लगाया जाता है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद को किक बल द्वारा लगाता है और इसे गतिमान बनाता है। लगाया गया बल सदैव वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है। आप अपने पेशीय बल से 100 किलोग्राम भार को गति नहीं प्रदान कर सकते, अतः केवल अवश्य बल ही वस्तु को विराम अवस्था से गतिमान बना सकता है। ठीक है, मतलब जितना बल आप लगाएंगे जितना पॉसिबल आप उतने ही रोक सकते हैं। अगर आप चाहें एक्स्ट्रा को रोक सकते वो नहीं पॉसिबल। सेकंड है, बल किसी गतिमान वस्तु की चाल परिवर्तित कर सकता है। ओके, तुम
जब तुम साइकिल को पेडल मारते हो तब यह गति में आती है। जब तुम पेडल तेज मारते हो तो यह अधिक तेज से गति से करती है। जब तुम ब्रेक का प्रयोग करते हो तो यह रुक जाती है। इससे यह मालूम होता है कि बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जब वस्तु धीमी अवस्था में हो जाती है, इसके विपरीत यदि बल समान दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वॉलीबॉल के खेल में दो टीमें गेंद की दिशा को हाथों द्वारा परिवर्तित करती हैं। इसी प्रकार जब एक बल्लेबाज गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद को मारता है तो वह गेंद की दिशा को परिवर्तित कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। ओके, फोर्थ वन इज, बल किसी वस्तु के आकार को परिवर्तित कर सकता है। किसी वस्तु का आकार बल लगाने पर परिवर्तित हो सकता है। वस्तु अस्थायी या स्थायी रूप से परिवर्तित होती है। रोटी बनाने के लिए आटा गूंथा जाता है, यह हाथ द्वारा लगाए गए बल से आकार में परिवर्तन करता है, ठीक है, चेंज करता है। स्प्रिंग पर लगाया गया खिंचाव बल इसके आकार में परिवर्तन करता है। सोना और चांदी का टुकड़ा बल लगाने पर आकार में परिवर्तित होता है। गुब्बारे का आकार परिवर्तित होता है जब तुम इसमें हवा भरते हो, ठीक है, जब आप उसमें हवा डालते हो तो क्या होता है, एक गुब्बारे का भी साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके बल के प्रकार। अब बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स क्या होते हैं। बल के निम्नलिखित प्रकार। सबसे पहले गुरुत्वीय बल। प्रत्येक वस्तु जो वायु में बिना सहारे के छोड़ दी जाती है वह वापस गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसे नीचे की तरफ खींचती है। पृथ्वी का यह खिंचाव बल है जिसे गुरुत्व कहते हैं। वस्तु क्यों नीचे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, इसका कारण गुरुत्व है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को बल द्वारा आकर्षित करती है, यह बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। यह वही बल है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तब ऐसा क्यों नहीं होता जब दो लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए कि पृथ्वी बहुत अधिक द्रव्यमान है, अतः वस्तु पृथ्वी द्वारा आकर्षित की जाती है, तब वे एक दूसरे को खींच सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पेशीय बल। पेशीय बल वह बल है जो मनुष्य या जानवरों के पेशियों द्वारा लगाया जाता है। हम अपने हाथ को पेशियों का प्रयोग करके अधिक कार्य करते हैं। हम पेशीय बल का प्रयोग कर टहलते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं और साइकिल चलाते हैं। अधिक कठिन कार्य के लिए हम जानवरों जैसे बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट आदि का प्रयोग करते हैं। पेशीय बल को यांत्रिक बल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल मतलब जो आपका मैग्नेटिक बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, वह बल जिससे चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है चुंबकीय बल कहलाता है। यह बहुत सी मशीनों और खिलौनों में प्रयोग किया जाता है। इस बल का प्रयोग कूड़े के ढेर से व्यर्थ लोहे की वस्तु को पृथक करने में भी किया जाता है, मतलब अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक आवेशों द्वारा उत्पन्न बल विद्युत स्थैतिक बल कहलाता है। सूखे बाल से कंघी या पेन को रगड़ने पर विद्युत स्थैतिक बल उत्पन्न किया जा सकता है। रगड़ने के बाद कंघी या पेन कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। विद्युत स्थैतिक बल को विद्युत बल भी कहते हैं। इसका प्रयोग फैक्ट्रियों की चिमनी से बाहर आने वाले व्यर्थ पदार्थ से धुएं के कण को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, आप देखेंगे कॉम कर रहे हैं और फिर आप एक कागज लाते हैं तो यहाँ पर ये वाला बल जो है आपका वो दिखाई देता है, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है उसे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? यदि एक बालक फर्श पर रखे एक भारी संदूक को सरकाने के लिए अपना बल लगाता है किंतु संदूक अपने स्थान से टस से मस भी नहीं होता तो निश्चित रूप से कोई बल संदूक की गति के विरोध में कार्य कर रहा होता है। वह बल जो किसी वस्तु की गति के विरोध में कार्य करता है घर्षण बल कहलाता है। मतलब आप किसी को खींच रहे हो और उसके अपोजिट में कोई बल आपका वहां पे लगा हुआ है तो वो घर्षण बल कहलाएगा। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का उस समय विरोध करता है जब दो धरातल एक दूसरे पर फिसल रहे होते हैं, ठीक है। घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पृथ्वी के तल तथा हमारे जूते चप्पलों के बीच घर्षण बल होने के कारण ही हम चल फिर सकते हैं। जब हमारा पैर किसी चिकनी वस्तु पर पड़ता है
तो हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिकनी वस्तु और हमारा पाँव के बीच घर्षण कम हो जाता है। जब हम चिकने फर्श या बर्फ आदि पर तेजी से चलने का प्रयास करते हैं तो गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केवल विभिन्न भवन निर्माण पदार्थों के बीच घर्षण के कारण ही एक भवन का निर्माण किया जा सकता है। फिर चौक या ब्लैक बोर्ड, ब्रश और कागज, पेंसिल तथा कागज तथा पेन और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिखना, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना संभव हो पाता है। ओके, दिया सलाई की तिल्ली केवल तिल्ली होती है जो डिब्बी के खुरदरेपन के बीच घर्षण के कारण ही जलती है। ओके, एक आरी लकड़ी और आरी के बीच घर्षण के कारण ही लकड़ी को काटती है। वाहन के ब्रेक भी केवल घर्षण के बल पर ही कार्य करते हैं, जो ब्रेक लगते हैं वो भी घर्षण के कारण ही लगते हैं। सड़क पर वाहन अपने टायरों और सड़कों के बीच घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। अब है घर्षण बल की हानियां क्या होती हैं। घर्षण बल की निम्नलिखित हानियां हैं। हमारे जूते चप्पलों की तली कुछ समय पश्चात घिसकर चिकनी हो जाती है क्योंकि फर्श तथा जूते के बीच जो है वो घर्षण बल होता है। ओके, चिकनी तली में घर्षण बल कम होने के कारण हमें फिसलने की संभावना हो जाती है। ओके, घर्षण बल कुछ मशीनों के चलते हुए भागों की गति को कम करके उनकी क्षमता को कम कर देता है। घर्षण मशीनों के पुर्जों को घिस देता है। ओके, साइकिल, कार, स्कूटर, बस, ट्रक आदि के टायर, इनके और सड़क तथा रेल के पहिए पटरी के घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं। ओके, इसलिए वो घिसते हैं। फिर है मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व धन का अपव्यय होता है। ओके, घर्षण में वृद्धि की विधि, अब ये बढ़ता क्यों है। कुछ परिस्थितियों में घर्षण में वृद्धि की जाती है जो अग्रलिखित विधियों से प्राप्त की जा सकती है। जैसे विभिन्न गाड़ियों के टायरों में टायर, जमीन के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए धागा पिरोया जाता है। यह फिसलने की संभावनाओं को कम कर देता है और चक्के को लुढ़कने में सहायता करता है। ठीक है, फिर है घर्षण में वृद्धि के लिए एथलीट के जूतों की सील में कील लगाई जाती है। जो एथलीट होते हैं उनके जो जूते होते हैं उसमें कील क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण बल जो है आपका वो क्रिएट हो जाता है। घर्षण कम करने की विधि, कुछ परिस्थितियों में घर्षण बाधा है, अतः घर्षण को कम करने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। जैसे मशीन के सभी घूमने वाले भाग तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट पाउडर से चिकनाई युक्त होने चाहिए जिससे जो घर्षण है वो कम लग सके। फिर है मशीन के चिकने गतिशील भाग में बल या फिर बियरिंग और रोलर बियरिंग का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दाब। ओके, किसी वस्तु की सतह के क्षेत्रफल पर जब कोई बल लगाया जाता है तो यह कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि यही बल छोटे क्षेत्र पर लगाया जाता है तो उत्पन्न प्रभाव उससे अधिक होता है। ओके, पॉइंटेड छोर से नाखून पर सरल ढंग से हथौड़े से पीटा जा सकता है, जबकि सादे छोर पर तुलनात्मक रूप से ऐसा नहीं हो सकता। बल और जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। ठीक है, दाब मतलब आपका प्रेशर होता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन जो आपका पूरा क्षेत्रफल होता है, जो आपका पूरा एरिया होता है। नेक्स्ट है अतः दाब की व्याख्या क्या होती है। दाब की व्याख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल के द्वारा की जाती है। ठीक है, यदि F फोर्स बल है तथा A क्षेत्रफल है तो दाब क्या होगा, P होगा। पास्कल का नियम, अब जो बल है प्रेशर किसने दिया था, वो ब्लेज पास्कल ने दिया था। ठीक है, द्रव्य का कोई दृढ़ आकार नहीं होता, उसका मूलभूत गुण है कि उसका दाब बराबर भागों में सभी दिशाओं में बांट रहता है। ठीक है, यह गुण सर्वप्रथम पास्कल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसके लिए पास्कल का नियम कहलाता है। ठीक है, जो ब्लेज पास्कल थे वो इन्वेंटर थे, उन्होंने बताया था प्रेशर के बारे में। पास्कल के नियमानुसार यदि द्रव के किसी भाग पर कुछ दाब लगाया जाता है तो पूरे द्रव पर बराबर और समान दाब पहुंच जाता है। दाब का मात्रक, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई मात्रा में दाब को न्यूटन पर मीटर में व्यक्त करते हैं। जब हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर है, अतः दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर है। यह पास्कल भी कहता है, तो पास्कल की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है आपकी। ठीक है, ऊंचाई को बढ़ाने के साथ साथ दाब घटता है।
जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब घटता है क्योंकि पर्वतारोहण करने वाले व्यक्तियों की नाक से खून आने लगता है, इसलिए रक्त नलियों में वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। विपरीत रूप में जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, इसलिए गोताखोर विशेष कपड़े पहनते हैं। वायुमंडल दाब लगभग 100 किलोमीटर पास्कल है। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं हम उसका जो दाब है, प्रेशर है, वो 100 किलो है। ओके, अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हम नीचे जाते हैं, पानी में जाते हैं तो जो पानी का जो आपका प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। आपका न्यूमेरिकल आ गया है। यदि एक 60 किलोग्राम वजन का लड़का, ठीक है, मतलब आपका 60 किलो का एक बच्चा है, लड़का है, छत पर अपने पैरों पर खड़ा है तो लगाए गए दाव की गणना करो। दोनों जूतों के संपर्क का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर मान लो। यदि 1 किलोग्राम भार आपका 10 न्यूटन है तो लगाया गया बल क्या है, लड़के का भार मतलब 60 किलोग्राम हो गया, 600 न्यूटन। दोनों जूतों का क्षेत्रफल 12 मल्टीप्लाई 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। ओके, दाब हमें निकालना है तो बल 600 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 2 6, ओके, और 2 इंटू आपका क्या होगा 100 और एक 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रव में दाब। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। द्रव के भाग का क्षेत्रफल बर्तन के आकार में परिवर्तित होता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब बढ़ता है जबकि हम गहराई में जाते हैं। ठीक है, अब दाब का उपयोग क्या है। किसी वस्तु पर दाब परिवर्तित हो सकता है। क्षेत्रफल में वृद्धि दाब में कमी कर देता है और इस प्रकार क्षेत्रफल में कमी दाब में वृद्धि कर देता है। पिन में नुकीला बिंदु होता है, अतः दाब आसानी से लगाया जा सकता है। इसी प्रकार चाकू का बिंदु अच्छा होता है, अतः यह अधिक दाब उत्पन्न करता है। बसों में चौड़ा और 2 चक्के होते हैं, अतः वे अधिक दाब उत्पन्न नहीं करते। बड़ी इमारतों का आधार भी चौड़ा होता है, अतः उन पर दाब बटा होता है। ठीक है, उन पर क्या बढ़ता है, दाब बटा होता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। अब हम इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। ठीक है, ये वाले। हम जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी अन्य स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वह गतिमान अवस्था में होती है। वेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। चाल एक अदिश राशि है। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ओके, प्रति सेकंड चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, जो आप पर सेकंड में चल रहे हैं वो आपकी चाल कहलाती है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।